हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इंडिया में हमने हाल ही में कुछ केसेस देखे हैं मॉब लिंचिंग के, जो एक चिंताजनक परिस्थिति पैदा करते हैं। हाल ही में एक हिंदू लड़का रूपेश पांडे, जो 12th क्लास में पढ़ता था, उसकी झारखंड में मॉब लिंचिंग के कारण मौत हो जाती है। ऐसा ही एक केस हमको मुंबई में देखने को भी मिलता है, जहां पर एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को भीड़ मारती है क्योंकि उनको उस ऑटो ड्राइवर पर चोरी का शक था। कुछ समय पहले हमको ऐसे केस अमृतसर में भी देखने को मिले थे, जहां पर सिख समुदाय के लोगों ने मॉब लिंचिंग की क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने उनके धर्म का अपमान किया। फ्रेंड्स, ऐसे केस हमको इंडिया में समय समय पर देखने को मिलते हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉब लिंचिंग आखिर होती क्या है, कौन कौन से और केसेस हैं इंडिया में मॉब लिंचिंग के, इंडिया में क्या कानून है मॉब लिंचिंग को लेकर, इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ये भी हम देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मॉब लिंचिंग आखिर होती क्यों है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉब लिंचिंग जैसी प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर मॉब लिंचिंग होती क्या है। मॉब लिंचिंग बेसिकली एक एक्ट ऑफ वायलेंस है। यहाँ पर लोग एक ग्रुप बनाकर किसी एक व्यक्ति को या किसी एक ग्रुप को टारगेट करते हैं और उनके साथ वायलेंस करते हैं, और इन केसेस में कई बार मौत भी हो जाती है। इन केसेस को हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, मॉब लिंचिंग ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ तो है ही है, साथ साथ ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 जो हमको राइट टू लाइफ देता है उसके भी खिलाफ है, और मॉब लिंचिंग एक गंभीर उल्लंघन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि मॉब लिंचिंग सिर्फ सांप्रदायिक कारण से नहीं होती है। यहाँ पर जादू टोना, ऑनर किलिंग, काउ विजिलेंटिज्म, चोरी का शक होना और चाइल्ड किडनैपिंग का शक होने के कारण भी बहुत बार मॉब लिंचिंग देखी गई है। तो फ्रेंड्स, एक नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं मॉब लिंचिंग के। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया में कुछ मॉब लिंचिंग के प्रमुख केसेस को। यहाँ पर हम सबसे पहला केस देखते हैं मोहम्मद अखलाक का 2015 में, जहाँ पर लोगों की भीड़ उनकी इस शक पर हत्या कर देता है कि वो बीफ स्टोर कर रहे थे अपने घर में। यहाँ पर उनके बेटे को भी कुछ चोटें लगती हैं और ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पहलू खान लिंचिंग केस। यहाँ पर पहलू खान जो एक डेयरी फार्मर थे हरियाणा के, उनको कुछ गौ रक्षक इस शक के आधार पर मार देते हैं कि वो गाय की स्मगलिंग कर रहे थे, और ये घटना होती है राजस्थान के अलवर में। इस केस के बाद देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत गुस्सा देखा गया था। उसके बाद हम देखते हैं तरबेज अंसारी लिंचिंग केस 2019 का, जहां पर तबरेज को भीड़ इस आधार पर मार देती है क्योंकि उनको शक होता है कि तबरेज ने चोरी की है, जबकि तबरेज एक नौकरी पेशा वाला आदमी होता है। यहाँ पर तबरेज को रोड पर एक खंबे से बांध दिया जाता है और उसके बाद भीड़ उनसे मारपीट करती है, जय श्री राम के नारे लगवाती है, और तबरेज की पुलिस कस्टडी में 5 दिन बाद मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, ये इशू यूनाइटेड नेशंस में भी उठा था और इस वजह से इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को काफी धक्का भी लगा था। इसके बाद हम देखते हैं पहलगर मॉब लिंचिंग केस। यहाँ पर 2 साधु संतों को और उनके ड्राइवर को मार दिया जाता है भीड़ के द्वारा। यहाँ पर भीड़ को इन साधु संतों पर चोरी का शक होता है और इस कारण से लोगों की भीड़ आक्रामक हो जाती है और इनके साथ मारपीट करती है। यहाँ पर यह भी देखा गया था कि इस इंसिडेंट के दौरान पुलिस वहां पर प्रेजेंट होती है, मगर फिर भी वो भीड़ को नहीं संभाल पाती है और इन साधु संतों को नहीं बचा पाती है। इसके बाद हम देखते हैं हाल ही में हुआ कपूरथला लिंचिंग। यहाँ पर एक आदमी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों को शक होता है कि उसने सिख धर्म के निशान साहिब यानी कि सिख फ्लैग को गुरुद्वारे में डिसरिस्पेक्ट करा है, उसका अनादर करा है। इस बेसिस पर लोग आक्रामक हो जाते हैं और इस केस में भी इस व्यक्ति की जान चली जाती है। यहाँ पर पुलिस को यह भी शक है कि जानबूझकर इसको मारा गया हो और बाद में इस केस में धार्मिक एंगल जोड़ा गया हो। फिलहाल ये केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर मॉब लिंचिंग के केसेस में कई बार हिंदू, कई बार मुस्लिम, कई बार सिख, कई बार दलित और कई बार और भी कम्युनिटी के लोग शिकार बन जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इंडिया में मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग क्या लॉज बनाए गए हैं। इंडिया में मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन पीनल कोड के आधार पर ही मॉब लिंचिंग के केसेस में भी FIR दर्ज होती है। यहाँ पर IPC का सेक्शन 149 ये बताता है कि अगर 5 लोगों से ज्यादा मिलकर किसी पर अटैक करते हैं तो उस केस में उन लोगों को एक भीड़ की तरह देखा जाएगा, और यहाँ पर IPC की धारा 302 लगाई जाती है अगर इन केसेस में मर्डर हो जाता है। और यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 357A विक्टिम को और उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए यूज किया जाता है। मॉब लिंचिंग के केसेस में और भी IPC की धाराएं लगाई जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द केस।
जैसे कि आईपीसी की धारा 120B, 147, 148, 149, 341 एंड 323 ये सब धाराएं भी हमको मॉब लिंचिंग के केस में देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को एक हॉरेंडस एक्ट ऑफ मॉबोक्रेसी कहा था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन एस पुनेवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दी, जिससे कि मॉब लिंचिंग के केस में प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव मेजर्स लिए जा सकें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट्स को अपॉइंट करना चाहिए एसपी रैंक का अधिकारी जो इन केसेस को देखे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी की, जो 6 महीने के अंदर इन केसेस में जजमेंट देगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की भी बात कही। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जो फेक मैसेज फैलाते हैं, जो फेक वीडियोस फैलाते हैं और मॉब लिंचिंग जैसी वायलेंट एक्टिविटी को प्रेरणा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद कुछ स्टेट्स ने मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग लॉज बनाने की कोशिश करी। यहाँ पर सबसे पहले 2018 में मणिपुर मॉब वायलेंस बिल लेकर आता है, जहाँ पर उसने ये प्रावधान रखा है कि मॉब लिंचिंग के केस में आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। सिमिलरली हम देखते हैं 2019 में राजस्थान भी एक बिल लाता है, जहाँ पर उसने सजा के साथ साथ 1 से 5 लाख तक का फाइन लगाने की भी बात की। उसके बाद हम देखते हैं 2019 में ही वेस्ट बंगाल भी एक बिल लेकर आता है, जहाँ पर उसने लिंचिंग को और मॉब को क्लियरली डिफाइन किया। और रिसेंटली हम देखते हैं 2021 में झारखंड बिल लेकर आता है मॉब लिंचिंग पर, मॉब वायलेंस पर। मगर फ्रेंड्स, ये बिल अभी भी एक्ट नहीं बन पाए हैं, क्योंकि कुछ केसेस में गवर्नर ने हाँ नहीं भरी है और कुछ केसेस में गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दिए हैं कंसिडरेशन के लिए। यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई थी मॉब लिंचिंग को लेकर, जिसके प्रेसिडेंट थे राजीव गौबा। और इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आईपीसी को और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करेगी, जिसके तहत मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए जाएंगे। और उन्होंने बोला कि फिलहाल कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ की रिकमेंडेशन का वेट किया जा रहा है और उसके बाद ही सेंटर कुछ एक्शन लेगी। तो फ्रेंड्स, इस डिस्कशन से पता चलता है कि इंडिया में आज भी मॉब लिंचिंग को लेकर एक प्रॉपर और डेडिकेटेड लॉ नहीं है, जिस वजह से मॉब लिंचिंग जैसे केसेस बढ़ते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं क्या कारण है जिस वजह से हमको मॉब लिंचिंग जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ प्रमुख कारणों पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे पहला कारण हमारे सामने आता है इंटॉलरेंस एंड बायसेस। यहाँ पर यह देखा गया है कि पब्लिक के बीच एक किसी कम्युनिटी के प्रति, एक किसी आदमी के प्रति आक्रोश होता है, उनके अगेंस्ट वो एक पूर्व धारणा रखते हैं, जिसके आधार पर उनको जब भी मौका मिलता है वो एक भीड़ के रूप में उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर दूसरा कारण है हेट स्पीचेस। इंडिया में रिसेंटली भी हमने देखा था हरिद्वार में और भी कई जगहों पर हेट स्पीच दिए गए थे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, जहाँ पर लोगों को भड़काने का काम किया जाता है और सोसाइटी में एक अनरेस्ट लाने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है सोशल मीडिया के जमाने में फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन काफी तेज फैलती है लोगों के बीच, और इसके कारण लोगों के बीच एक मिसट्रस्ट यानी कि एक दूसरे के बीच में भरोसा कम होता है। कुछ केसेस में मॉब लिंचिंग का कारण पॉलिटिकल मोटिव भी बताया गया है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज दबे रूप में सपोर्ट करती हैं ऐसे एक्ट्स को, जिससे कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर पाती हैं। एक और कारण की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो वो है राइज ऑफ काउ विजिलेंटिज्म। यहाँ पर देखा गया है कि गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग वायलेंस कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यही है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य व्यवस्था हमारी इतनी दुरुस्त नहीं है कि वो इन केसेस को रोक पाए और भीड़ पर काबू पा पाए जल्द से जल्द। इन सब कारणों की वजह से मॉब लिंचिंग जैसी दुखद घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात भी समझना जरूरी है, मॉब लिंचिंग का समाज पर असर बहुत बुरा पड़ता है। यहाँ पर समाज में एक सेंस ऑफ फेयर और कंसर्न आ जाता है, लोगों के दिमाग में लोग डरते हैं अपनी भावना को प्रकट करने में और एक दूसरे से घुलने मिलने में। ये हमारी सोसाइटी की फैब्रिक को डिस्टर्ब करता है और सोसाइटी में तनाव को पैदा करता है। मॉब लिंचिंग जैसे केसेस में इंसान की जिंदगी की अहमियत खत्म कर दी जाती है इंसानों द्वारा ही। ये कहीं ना कहीं एक इशारा होता है फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारी देश की छवि पर बहुत ही बुरा असर डालती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो फ्रेंड्स, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम मॉब लिंचिंग जैसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढें। तो आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है ऐसी समस्या का। यहाँ सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर जीरो टॉलरेंस का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा मॉब लिंचिंग के खिलाफ। साथ में यहाँ पर सोशल मीडिया साइट जो हैं
उनको लगातार मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं कोई फेक न्यूज़ तो नहीं सर्कुलेट हो रही, कहीं कोई जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट तो नहीं कर रहा है और सोसाइटी में टेंशन पैदा तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारी मीडिया को भी काफ़ी सावधान रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो हर मुद्दे को एक कम्युनल एंगल यानी कि सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश ना करें। और यहाँ पर यह भी ज़रूरत है कि जो ट्रायल होती है इन केसेस की वो जल्द से जल्द हो और फेयर ट्रायल्स हों, वो लंबे समय तक ना चलें और जल्द से जल्द हमको एक रिजल्ट देखने को मिले। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने भी बोला था कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून लेकर आना चाहिए जो डर पैदा करे ऐसे लोगों के बीच जो मॉब लिंचिंग करते हैं। और यहाँ पर हमको एक जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडरशिप की भी ज़रूरत है जो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर आगे आए और जनता को अवेयर करे और उनको समझाए कि इंडिया की कानून व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है, उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। और लास्ट में फ्रेंड्स ये जिम्मेदारी हम लोगों पर आती है, जहाँ पर हमको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हमारे बीच मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं अगर होती हैं तो हम उनको रोक सकें और हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि वो एक ऐसी कानून व्यवस्था लाना चाहती है जो सिटीजन सेंट्रिक हो, जो लोगों की लाइफ को सिक्योर करना चाहती है, ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करना चाहती है और जल्द से जल्द न्याय देना चाहती है, उसे पूरा किया जाए। फ्रेंड्स, इंडिया की संस्कृति और उसके वैल्यूज़ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमको गांधी जी की ये बात याद रखना चाहिए कि हमको इंसानियत से भरोसा नहीं तोड़ना है। इंसानियत एक अथाह समुद्र की तरह है, जहाँ पर कुछ बूंदें अगर खराब होती हैं, डर्टी होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा समुद्र ही गंदा है। तो यहाँ पर हमको इंसानियत यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सोल्यूशन हो सकता है मॉब लिंचिंग जैसे इश्यूज़ पर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।